जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो आज है फ्रेंड्स 23 मई, और मई की हिस्ट्री हम देख लेते हैं। तो 23 मई की कि आज के दिन क्या हुआ कुछ खास। उसे तो बहुत सारी घटनाएं हमारे इतिहास में घटी है, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो 23 मई की हिस्ट्री के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट हम जो कवर करेंगे वो करेंगे 23 में 1986 को अमेरिका और पश्चिम यूरोपीय देशों ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारी प्रतिबंधों के प्रस्ताव पर वीटो किया। तो ये तो हमने देखा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आज की हिस्ट्री के अंतर्गत देखेंगे 23 मई 1888 में अमेरिका के राइट बंधुओं से भी पहले ग्लाइडर बनाकर इंसानों को पहली बार उड़ाना सिखाने वाले ऑटो लिलियन थाल का जन्म हुआ। तो ग्लाइडर जिन्होंने ग्लाइडर बनाकर इंसानों को उड़ना सिखाया था वो कौन थे? ऑटो लिलियन थॉल। और इनका जन्म कब हुआ? आज के ही दिन यानी कि 23 मई 1888 को ही इनका जो है जन्म हुआ। और थर्ड पॉइंट आज की हिस्ट्री के अंतर्गत हम देखेंगे तो 1919 यानी कि 1919 में जयपुर की राजमाता गायत्री देवी का जन्म हुआ। इनका जन्म हुआ कहाँ था? तो इनका जन्म हुआ था लंदन में। तो ये तो हमने देख लिया आज की हिस्ट्री के अंतर्गत 2-3 पॉइंट्स। आई होप आज की हिस्ट्री आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं हमारी होम साइंस की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज, जिसमें हम क्लास 6 to 12 की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक फ्रेंड्स हमने क्लास 6 to 9 कंप्लीट कर लिया है। हम आ गए क्लास 10th में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस को देखी होगी। नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से क्लासेस वॉच आउट करके अपने हर एक कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। और इतने डिटेल में पढ़ने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी क्लास के लर्नर्स हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए इस सीरीज काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। और अपनी राय भी हमें कमेंट के माध्यम से और बताइए कि हमें और अच्छा किस तरह हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब आज की क्लास में हम देखेंगे फेफड़ों की सामर्थ्य यानी कि कैपेसिटी ऑफ लंग के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स? ये हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स क्लास 10th। तो क्लास 10th में जो हमारा फर्स्ट एड है उसमें एक टॉपिक है क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत हम ये आज का पॉइंट कवर करेंगे। कौन सा? फेफड़ों की सामर्थ्य यानी कि कैपेसिटी ऑफ लंग्स। बट इसके पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स प्रीवियस क्लास में हमने जस्ट जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र उसको स्टार्ट किया था। उसमें हमने श्वसन तंत्र के बारे में जाना था, श्वसन तंत्र का अर्थ, उसका कार्य देखा था, श्वसन तंत्र की क्रिया देखी थी, श्वसन तंत्र की क्रिया दर व उसका नियमन हमने देखा था। और कुछ क्वेश्चंस आपको एज अ होमवर्क के रूप में दिए थे, जैसे कि ऑक्सीकरण से आप क्या समझते हैं, प्राणवायु किसे कहा जाता है, श्वसन तंत्र कोशिकाओं को जीवित रखने में किस प्रकार सहायक है। तो ये ऐसे इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको एज अ होमवर्क के रूप में हमने दिए थे। आई होप आपने से वो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हुए होंगे। और श्वसन तंत्र का विवरण ही फिगर के माध्यम से आपको हमने बताया था। फिर हमने देखा था कि यानी जो श्वसन तंत्र में भाग लेने वाले जो हमारे शरीर के पार्ट है, जैसे कि नासा मार्ग, नसिका, ग्रसनी, कंठ द्वार, ये सब हमने देखा था। उसमें हमने नसिका के बारे में देखा था कि जो हमारी नासिका है यानी कि जो हमारी नोज होती है वो किस प्रकार सांस लेने में हमारी सहायता करती। कंठ या स्वर यंत्र देखा था, श्वास नली या वायु नलिका देखा था, वायु प्रणालियों या श्वसनी के बारे में हमने जाना था। फिर हमने स्टार्ट किया था लंग्स के बारे में है, और लंग्स की हमने संरचना देखी थी, जो हमारे फेफड़े उनकी संरचना हमने देखी थी। यहाँ तक हमने हमारे फ्रेंड्स प्रीवियस क्लास में किया था। आई होप आपने ये सारे ही टॉपिक को हमारे प्रीवियस क्लास के माध्यम से देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से इजीली आपको ये क्लास मिल जाएगी और वहाँ से आप इस क्लास को देख करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिससे मैंने आपको बताया कि हम करने वाले हैं फेफड़ों की सामर्थ्य यानी कि कैपेसिटी ऑफ लंग्स की। हमारे जो लंग्स है उसकी कैपेसिटी कैसी है, कितनी है, किस प्रकार कार्य करती है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो फेफड़े कभी रिक्त नहीं होते यानी कि खाली नहीं होते। इनमें लगभग 2500 मिली हवा या वायु हमेशा भरी रहती है। यह वायु कार्यात्मक अवशेष वायु यानी कि फंक्शनल रेसिडुअल
एयर कहलाती है। क्या कहलाती है? जो वायु हमारे फेफड़ों में रहती है उसको हम कहते हैं अवशेष वायु। अगर इंग्लिश में कहें तो फंक्शनल रेडियल एयर। ये हम कहते हैं किसको? जो हमारे फेफड़ों में जो वायु हमेशा भरी रहती है। सामान्य रूप से प्रत्येक श्वास में लगभग 500 मिली वायु हमेशा फेफड़ों में भरते व निकालते हैं। यह प्रवाही वायु यानी कि टाइडल एयर कहलाती है। जो 500 मिली वायु फेफड़ों में भरते व निकालते हैं उसको क्या कहा जाता है? प्रवाही वायु कहा जाता है। लंबी श्वास लेकर हम प्रवाही वायु को 3500 मिली तक अर्थात सामान्य से 3 लीटर अधिक ले सकते हैं। यह प्रश्वसन सामर्थ्य यानी कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रश्वसन सामर्थ्य यानी कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहलाती है। प्रश्वसन सामर्थ्य तथा कार्यात्मक अवशेष वायु का आयतन संयुक्त रूप से लगभग 6000 मिली हो जाता है। यह फेफड़ों की मूल सामर्थ्य यानी कि टोटल लंग्स कैपेसिटी कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहलाती है? टोटल लंग कैपेसिटी कहलाती है। मनुष्य प्रश्वसन सामर्थ्य द्वारा वायु से फेफड़ों को पूरी तरह से भरकर एक निश्वसन में प्रवाही वायु के अतिरिक्त लगभग 4000 मिली वायु बाहर निकाल सकता है। दूसरे शब्दों में कुल 4500 मिली वायु बाहर निकाल सकता है। यह फेफड़ों की सजीव सामर्थ्य यानी कि वाइटल कैपेसिटी कहलाती है। क्या? जो 4500 मिली वायु बाहर निकलती है इसको हम क्या कहते हैं? तो फेफड़ों की सजीव सामर्थ्य यानी कि वाइटल कैपेसिटी कहलाती है। सजीव सामर्थ्य प्रश्वसन सामर्थ्य से करीब 1000 मिली अधिक होती है, फिर भी फेफड़ों में लगभग 1500 मिली वायु रह जाती है, जो अवशेष वायु रेसिडुअल एयर कहलाती है। ग्रहण की गई 500 मिली वायु में से 150 मिली वायु श्वास नाल तथा श्वसनी में बची रह जाती है। यह मात्रा गैसीय विनिमय में भी भाग नहीं लेती है। मृत स्थान वायु यानी कि डेड स्पेस एयर कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, ग्रहण की गई जो 500 मिली वायु होती है उनमें से 150 मिली वायु श्वास नाल तथा श्वसनी में बची रह जाती है। श्वसनी जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंच वायल्स कहते हैं। यह मात्रा गैसीय विनिमय में भाग नहीं लेती है। यह मृत्यु स्थान वायु यानी कि डेड स्पेस एयर कहलाती है। फेफड़ों में रुधिर का शुद्धिकरण या फेफड़ों के कार्य देख लेते हैं। श्वसन क्रिया में 2 प्रकार की क्रियाएं होती है, प्रश्वसन व निःश्वसन। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, प्रश्वसन में बाहरी वायु यानी कि ऑक्सीजन वायु युक्त को ग्रहण किया जाता है, जब निःश्वसन में वायु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्वसन और निःश्वसन में अंतर क्या है? प्रश्वसन का मतलब जो हम ऑक्सीजन फेफड़ों में लेते हैं, ग्रहण करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो क्या क्या कहलाती? उसी को हम निःश्वसन कहलाते हैं। यानी कि जो हमारा ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं वो हमारा प्रश्वसन, और कार्बन डाइऑक्साइड जब हम छोड़ते हैं उसी को हम निःश्वसन कहते हैं। तो प्रश्वसन और निःश्वसन में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। रुधिर में पाई जाने वाली असंख्य लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। इस पदार्थ में विद्यमान लौह तत्व की प्रचुरता के कारण रुधिर का रंग लाल हो जाता है। हीमोग्लोबिन वायु की ऑक्सीजन को सरलता से अपने साथ क्या करती है? बंधित कर लेता है, यानी कि बांध लेता है। इस कारण इस पदार्थ को श्वसन रंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वसन रंगा कहा जाता है। किस पदार्थ को? जो ऑक्सीजन को सरलता से अपने साथ बंधित कर लेता है, तो इसी को हम श्वसन रंगा कहते हैं। और कौन बंधित कर लेता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वायु की ऑक्सीजन को सरलता से अपने साथ क्या कहते हैं? बांध लेता है। इस कारण इस पदार्थ को ही हम श्वसन रंगा कहते हैं। अवशोषित ऑक्सीजन के कारण हीमोग्लोबिन तथा संपूर्ण रुधिर का रंग अधिक चटकीला लाल हो जाता है। ऐसे रुधिर को शुद्ध रुधिर कहते हैं। फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा आया हुआ रुधिर पर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है तथा इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। ऐसे रुधिर को अशुद्ध रुधिर कहते हैं। अशुद्ध रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर के तरल भाग प्लाज्मा में घुली रहती है। जब यह अशुद्ध रुधिर ग्रहण की गई वायु यानी कि ऑक्सीजन युक्त के संपर्क में आती है तो रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को तुरंत ग्रहण कर लेता है। वह रक्त में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के कारण रुधिर से निकलकर फेफड़ों में भरी वायु में आ जाती है
तथा निःशोषण के दौरान बाहर निकल जाती है। फेफड़ों द्वारा रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया को ही प्रशोषण तथा निःशोषण की प्रक्रिया के दौरान वायु में ऑक्सीजन O2 तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा देखकर समझा जा सकता है। इस प्रक्रिया को सारणी द्वारा आप देख सकते हैं, जिसमें वायु के अवयव हैं। भीतर जाने वाली वायु कितनी होती है, बाहर निकलने वाली वायु कितनी होती है। तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस ये कितनी है, भीतर जाती है 78.22% और निकालते कितना है हम इसको 78.22%। ऑक्सीजन 20.84% और निकालते कितना ऑक्सीजन को 15.70% ऑक्सीजन बाहर निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते कितना है 0.04% और निकालते कितना है 0.360%। जलवाष्प बहुत कम और निकलती कितना है ये कुछ अधिक, यानी कि जो हम लेते हैं उससे थोड़ा सा अधिक इसको हम निकाल देते हैं। तो ये सारणी के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोजन जो गैस है वो हम कितना अंदर लेते हैं और कितना बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन हमने देखा कितना हम बाहर, हमारे अंदर वायु जाती है, कितना हम बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम कितना ग्रहण करते हैं, कितना छोड़ते हैं। जलवाष्प हम कितना लेते हैं और कितना निकालते हैं। तो ये हमने देख लिया सारणी के माध्यम से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फिगर के माध्यम से। अब देख लेते हैं उच्छ्वास तथा प्रश्वास क्रिया में क्या अंतर है। शरीर में वायु के प्रवेश वाली क्रिया प्रश्वसन तथा वायु को शरीर से बाहर निकालने वाली प्रक्रिया उच्छ्वास कहलाती है। प्रश्वसन में शुद्ध वायु शरीर के अंदर जाती है तथा अच्छ्वास में अशुद्ध वायु शरीर के बाहर निकलती है। तो ये आपको पता चल गया उच्छ्वास तथा प्रश्वास में अंतर। जो हमारी प्रश्वास होती है उसको क्या कहते हैं, वायु को शरीर से बाहर निकालने वाली प्रक्रिया ही हमारी उच्छ्वास कहलाती है। और जो हमारा प्रश्वसन होता है उसमें शुद्ध वायु शरीर के अंदर लिया जाता है। जैसे हमने प्रश्वसन निःश्वसन पढ़ा, एज इट इज ये प्रश्वास और उच्छ्वास है। उच्छ्वास आप निःश्वसन समझ लीजिए और प्रश्वास आप प्रश्वसन समझ लीजिए, वही है। अब व्यायाम का श्वसन तंत्र की क्रिया पर क्या प्रभाव होता है। हम जो व्यायाम करते हैं ना, वर्कआउट करते हैं, उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्यायाम मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, जो मनुष्य के शरीर को स्वस्थ एवं सुदृढ़ बनाता है। व्यायाम से श्वसन क्रिया पर पड़ने वाले प्रभाव का विवरण निम्नलिखित है। नंबर 1, श्वास का गहरा होना। व्यायाम से श्वसन क्रिया गहरी होती है, जिसके कारण ऑक्सीजन अधिक मात्रा में तीव्रता से फेफड़ों में पहुंचती है, जिससे उसी मात्रा में रक्त भी शुद्ध होता है, अतः यह मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। नंबर 2, रक्त प्रवाह की गति का तीव्र होना। तीव्र गति से रक्त प्रवाहित होने से शरीर के विभिन्न भागों में उचित मात्रा में ऊर्जा का संचरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी जल्दी बाहर निकल जाती है। नंबर 3, जो प्रभाव पड़ता है व्यायाम का, कोशिकाओं का अधिक क्या होता है, कोशिकाएं जो हमारे सेल्स होते हैं वो अधिक हमारे एक्टिव यानी कि क्रियाशील हो जाते हैं। किस तरीके देखते हैं, व्यायाम से शरीर की विभिन्न कोशिकाएं अधिक क्रियाशील हो जाती है, जिसके फलस्वरूप शरीर से यूरिया, यूरिक एसिड, लवण आदि पसीने के साथ बाहर निकलने से शरीर चुस्त एवं स्वस्थ हो जाता है। नंबर 4 है अधिक भूख लगना। व्यायाम से शरीर की ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी कि ऊर्जा कम होती है व्यायाम से। जब व्यायाम करेंगे तो बहुत एनर्जी लगती है ना, जिससे शरीर की ऊर्जा का ह्रास होता है, जिसके बाद मनुष्य को पर्याप्त भूख लगती है। तत्पश्चात संतुलित भोजन ग्रहण करने के पश्चात शरीर को आवश्यक पोषक तत्व एवं ऊर्जा पुनः प्राप्त होता है। नंबर 5 है स्फूर्ति। व्यायाम से अधिक मात्रा में शरीर में प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन का प्रवेश होता है, जिससे मनुष्य का रक्त उचित अनुपात में शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है, जिससे मस्तिष्क तो सुचारू रूप से कार्य करता ही है तथा साथ ही मनुष्य भी स्फूर्ति महसूस करता है, यानी कि अपने आप को एक्टिव महसूस करता है। तो ये तो हमने कुछ बेनिफिट्स देख लिए किसके, जो हमारी योगा एक्सरसाइज हम करते हैं उसके हमने बेनिफिट देखे कि हमारे श्वसन तंत्र यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या उसका योगदान होता है, क्या कितना बेनिफिट हमें व्यायाम के द्वारा प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे उचित श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक बात, यानी कि सही प्रकार से आप किस तरह से श्वसन क्रिया कर सकते हैं, उसके लिए कुछ आवश्यक बातें देख लेते हैं। श्वसन क्रिया मानवीय स्वास्थ्य एवं शरीर के लिए लाभकारी होती है, जो मानवीय कार्य क्षमता के साथ साथ कार्य क्षमता को भी व्यापक रूप से प्रभावित करती है। इस प्रकार से सामान्य श्वसन एक आवश्यक क्रिया होती है। इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है।
होता है। नंबर 1, हमेशा शुद्ध वायु का उपयोग श्वसन क्रिया में हो। इसके लिए शुद्ध वायु में श्वास लेनी चाहिए जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। ऐसा वातावरण अधिकांशतः गांवों, पार्कों एवं उद्यानों में मिलता है। नंबर 2, श्वास सदैव गहरी लेनी चाहिए क्योंकि इससे फेफड़े एवं अन्य श्वसन अंगों की क्रियाशीलता बढ़ती है जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, इसलिए दिन में कई बार गहरी श्वास लेनी चाहिए। नंबर 3 है, श्वास सदैव नाक से ही लेनी चाहिए क्योंकि श्वास लेने की यही एक उचित विधि है। नाक से श्वास लेने पर अशुद्धियां नाक के बालों एवं नाक की नम झिल्ली में फंसकर रह जाती हैं और शुद्ध वायु ही आंतरिक भाग तक पहुंचता है। नंबर 4, धूल, गर्दा आदि में श्वास हल्की लेनी चाहिए, अन्यथा अशुद्ध तत्वों का प्रवेश अधिक मात्रा में श्वास के द्वारा शरीर में होगा। नंबर 5 है, बैठने एवं चलने के समय शरीर की उचित स्थिति होनी चाहिए क्योंकि इससे श्वसन क्रिया प्रभावित होती है। तो ये तो हमने देख लिया कि उचित श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक बातें, यानी कि जब आप श्वास ले रहे हैं तो किस तरीके से आपको सही तरीके से आप सांस ले रहे हैं, उनमें किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स हमने देख लिए और ये देखिए कुछ क्वेश्चन है। आदम एप्पल किसे कहते हैं, हमने पढ़ा। क्वेश्चन 2 कहता है श्वास नली किस आकार के रेशेदार तंतुओं से निर्मित होती। क्वेश्चन 3, नवजात शिशु के फेफड़ों का रंग कैसा होता है। क्वेश्चन 4 कहता है फेफड़े डायाफ्राम के किस हिस्से पर चिपके होते हैं। नंबर 5, व्यायाम से श्वसन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर 6 क्वेश्चन करता है व्यायाम से अधिक मात्रा में शरीर में प्राण वायु का प्रवेश होता है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत, यानी कि हाँ या नहीं। आपके अनुसार इसका क्या आंसर होगा, आप इसको रिप्लाई करिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ फ्रेंड्स ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। कौन सा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र हम जो पढ़ रहे थे वो हमारा कंप्लीट होता है। ये हमने अभी फर्स्ट टाइम पढ़ा अपने पूरे होम साइंस में। अभी हमने क्लास 6 to 9 कर लिया था, हमने अभी तक श्वसन तंत्र के बारे में नहीं पढ़ा था। ये आपके लिए न्यू है, इसीलिए बहुत ही शॉर्ट में इसको आपको समझाया गया। अभी आप जब 11th और 12th करेंगे उसमें इसको बहुत ही डीपली हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। जितने भी टॉपिक, अभी छोटा सा टॉपिक था बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट था और बहुत ही नॉलेजेबल था, सबको जानकारी होना चाहिए इसके बारे में। तो ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, कमेंट के माध्यम से आपके हर डाउट लेने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जो भी डाउट होता है फ्रेंड्स निसंकोच आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ आपका हर एक रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो डाउट हो या फिर कोई सजेशन हो। तो प्लीज़ रिस्पॉन्स अवश्य किया करिए। जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे हमें कुछ भी पता नहीं लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। और ये जो मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ ना एज अ होमवर्क के रूप में, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है इसको सॉल्व किया करिए, क्योंकि आप सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बार बार बोला, फिर बोलती हूँ कि अपना एनालिसिस आप खुद करिए। जब तक अपना एनालिसिस आप खुद नहीं करेंगे चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, तभी आपको पता लगेगा। नहीं आप बस जो आप टॉपिक पढ़ते हैं देन क्वेश्चन आंसर्स की हम प्रैक्टिस ऐसे थोड़ी करते हैं। मैं चाहूँ टॉपिक पढ़ा दूँ, क्वेश्चन किस लिए आपको दूँ, नीड ही नहीं है उसकी, बट नीड है। नीड इसीलिए है कि आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं इट मीन्स क्लासेस आपको बेनिफिशियल है आपके लिए, आपको बेनिफिट हो रहा है क्लास के माध्यम से, वरना नहीं हो रहा है। इसलिए अपना एनालिसिस बहुत ही आवश्यक है कि खुद ब खुद किया जाए। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास है फ्रेंड्स इसी चैप्टर से रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड जो हमने श्वसन तंत्र किया वो उसी से रिलेटेड हम जो है क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए।